एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। पहले सुर्खी का संबंध है कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से। एक दिन ऐसा नहीं बीतता जब कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 1,68,000 नए मामले सामने आए और 277 मरीजों की मौत हो गई। 69,959 लोग ठीक भी हो गए। वैसे एक्टिव केसेस की संख्या बीते 208 दिनों में सर्वाधिक हो गई है। राजधानी दिल्ली में निजी दफ्तरों को बंद करने के आदेश आ गए हैं। कंपनी से कह दिया गया है कि वो चाहें तो वर्क फ्रॉम होम मॉडल के तहत काम कर सकती हैं। वैसे बैंक्स और कुरियर सेवाओं जैसी कुछ सर्विसेज हैं जो इन प्रतिबंधों से बाहर रखी गई हैं दिल्ली में। आज से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत आ रहे लोगों के लिए नए नियम भी लागू किए गए हैं। आप लाख माथा पीटते रहें कि ये सब हो रहा है तो चुनाव कैसे हो रहा है, उससे कुछ होगा नहीं क्योंकि चुनाव तो हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि डेटा पर गौर न किया जाए। याद कीजिए चुनावों के ऐलान वाली केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने तब कहा था कि सबसे ज्यादा मामले तो आ रहे हैं महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक में। वहां तो चुनाव नहीं हो रहा है, फिर ये मामले बढ़ रहे हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि चुनावों के चलते ही मामले बढ़ जाएंगे? चुनाव आयोग ने अपनी बात में डेटा को शामिल किया था, लेकिन क्या वो डेटा पूरी तरह से सही था? जवाब देती है इंडिया टुडे पर छपी मिलन शर्मा और सम्राट शर्मा की शानदार रिपोर्ट। कोविड इन इंडिया, टेस्टिंग रेट्स इन पोल बाउंड स्टेट्स मच लोअर देन अदर्स शोज डेटा नाम से 11 जनवरी को छपी इस रिपोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ही आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि कैसे कम से कम 3 चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड ने टेस्टिंग को रफ्तार ही नहीं दी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य टेस्टिंग पर जोर दे रहे हैं। बिना महामारी विशेषज्ञ होते भी आप समझ सकते हैं कि यहां कौन सा खेल चल रहा है। रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर 2021 के पहले हफ्ते से लेकर जनवरी 2022 के पहले हफ्ते के बीच डेली टेस्टिंग किस राज्य में कितनी बढ़ी। डेटा ये रहा। पश्चिम बंगाल में 51.7%, गोवा में 47.8%, ये चुनावी राज्य है। दिल्ली, यहां चुनाव नहीं है, 46.2%। महाराष्ट्र यहां भी नहीं है, 43.9%। और मणिपुर, एक और चुनावी राज्य, 37.8%। उत्तर प्रदेश चुनावी राज्य 19.6%। उत्तराखंड चुनावी राज्य 17.4%। और पंजाब चुनावी राज्य -21.7%। यह बताता है कि न सिर्फ यूपी और उत्तराखंड में टेस्टिंग बहुत धीमी गति से बढ़ रही, बल्कि पंजाब ने तो टेस्टिंग घटा दी है। एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो वो भी 21% से ज्यादा का स्लंप आया है पंजाब में। इस पर अब आईसीएमआर ने कोविड टेस्टिंग की गाइडलाइंस ही बदल दी हैं। अगर कोविड पॉजिटिव मरीज के कॉन्टैक्ट्स हैं और वो टेस्टिंग की गाइडलाइन के तहत नहीं आते हैं, हाई रिस्क नहीं माने जाते हैं, तो उन्हें टेस्ट करना जरूरी नहीं रह गया है। ऐसे में उस तर्क में ज्यादा दम रह नहीं जाता कि महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक में मामले ज्यादा क्यों आ रहे हैं। डेटा कह रहा है कि वो टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए मामले ज्यादा हैं। और जब तक चुनावी राज्य के लोगों को कोई दैवीय शक्ति आकर अमृत नहीं दे देती, वहां भी टेस्टिंग बढ़ने पर मामले ज्यादा ही आएंगे। उम्मीद ही की जा सकती है कि चुनाव आयोग इस रिपोर्ट पर देखकर चुनावी राज्यों में टीकाकरण बढ़ाने के साथ साथ टेस्टिंग भी बढ़ाने पर जोर देगा, ताकि जब तक चुनाव के लिए लोग निकलने लगें, ज्यादा से ज्यादा मामलों की पहचान करके इलाज मुहैया करा दिया जाए और जरूरी कदम उठा लिए जाए। हम फिर कहते हैं, कोरोना जीवन मरण का प्रश्न है, चुनाव नहीं है। दूसरी सुर्खी का संबंध है उत्तर प्रदेश चुनाव से। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज कैबिनेट और भाजपा से इस्तीफा दे दिया। सुनिए इस्तीफे के पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या वजह बताई। मैंने दलितों, पिछड़ों, सब लोग खड़े हैं, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कह दिया कि कम से कम 13 और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वैसे पवार ने यह भी कहा था कि गोवा में वो महाआघाड़ी सरकार जैसा वो महाराष्ट्र में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उस तरह के एक्सपेरिमेंट के बारे में वो सोच रहे हैं। वापस आते हैं यूपी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट करके कहा है कि मौर्य को जल्दबाजी में निर्णय से पहले बातचीत करनी चाहिए। वैसे एक वक्त वो भी था जब मौर्य बसपा में होते थे, मायावती के करीबी माने जाते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वो भाजपा में आ गए थे। तब उन्होंने आरोप लगाया था कि बसपा में टिकटें नीलाम हो रही हैं। अब भाजपा छोड़ने के पीछे उन्होंने वजह बताई है कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों और व्यापारियों के प्रति सरकार का रवैया उपेक्षात्मक है।
इन इस्तीफों पर भाजपा और सपा ने क्या प्रतिक्रिया दी, वो भी आपको सुनना चाहिए। मैं कहता हूँ ये वही सपा है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया, दंगा राज में परिवर्तित कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद, जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में उनको स्थान देने का काम किया है। इससे इनकी मंशा साफ होती है कि यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। तीसरी सुर्खी हमारे कई दर्शकों के लिए बड़ी काम की हो सकती है, खासकर सैलरीड क्लास। आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने साल 2021-22 के लिए आईटी रिटर्न फाइल करने की तारीख आखिरकार बढ़ा दी। अब आप 15 मार्च 2022 तक आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दर्शक जानते ही हैं कि इससे पहले डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2021, जो कि एक्सपायर कर गई। सीबीडीटी की तरफ से एक ट्वीट में बताया गया कि करदाताओं को कोविड के चलते इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में हुई असुविधा को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है डेडलाइन बढ़ाने का, 15 मार्च 2022। अब लेट मत कीजिएगा प्लीज।